हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम बच्चों आज प्रोबेबिलिटी कवर करेंगे। और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, मैं बार बार कहता हूं कि आप जो रिवाइज़ कराया जा रहा है उसको करते रहिए, अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखिए, उससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, है ना। और ये भी ध्यान रखना कि हम प्रोबेबिलिटी में सब कुछ कवर करा देंगे। सब कुछ मतलब कि पहले थ्योरी कवर करेंगे हम लोग, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स करेंगे। आपको भी पता है बच्चों कि हम सारे प्रॉब्लम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन हम एक काम करते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे थ्योरी कंसेप्ट डिस्कस कर देते हैं और प्रॉब्लम्स के इलस्ट्रेशंस भी देखेंगे। तो लिखिए प्रोबेबिलिटी, है ना। इसमें एक एक चीज़ पढ़ते हैं आराम से, इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं है। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मतलब बच्चे होता है परसेंटेज ऑफ ऑकरेंस ऑफ चांस, मतलब कि किसी भी इवेंट के होने के क्या चांसेज हैं, उसी को मैथमेटिकल कैलकुलेशन कहते हैं। और यहाँ फ़ायदा ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि 4 टोटल केसेज हैं और 3 उसमें फेवरेबल केसेज हैं, तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू लिखते हैं 3/4। एक दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। क्या क्या हमें पढ़ना है वो हम बता देते हैं। सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? तो रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसे एक्सपेरिमेंट को कहते हैं जिसके मोर देन 2 पॉसिबल आउटकम्स हो, मोर देन 1 पॉसिबल आउटकम्स हो, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा हो, और जिसका आउटकम हम लोग एडवांस में प्रेडिक्ट ना कर पाएँ, उसको क्या कहा जाता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। आप चाहे तो लिख सकते हैं एन एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ़ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग 2 कंडीशंस। इट हैज़ मोर देन 1 पॉसिबल आउटकम्स, मतलब उसके एक से ज़्यादा आउटकम्स हों, और इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट आउटकम्स इन एडवांस। दूसरा क्या होता है? सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस का मतलब कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड सैम्पल स्पेस। अब देखो इसमें अगला क्या है? अगला होता है बच्चों सैम्पल स्पेस के बाद सैम्पल पॉइंट होता है। जैसे मान लीजिए कि हम इसमें सैम्पल स्पेस के बारे में बात करें, रोलिंग ए डाई, तो इसमें टोटल आउटकम्स आएंगे 6, 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 और 6, रोलिंग ए डाई। उसी तरह से एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो एच और टी आएगा, 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो 4 आउटकम्स आएंगे, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। एक कॉइन को, 2 कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस करना है या एक कॉइन को 2 बार टॉस करना, आउटकम सेम आते हैं। एक कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे या 3 कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस करेंगे, 8 आउटकम्स आएंगे। तो आउटकम्स का मतलब हो गया, मतलब सैम्पल स्पेस का मतलब कि हमें सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स लिखना है ना। ये ध्यान रखिएगा आप। अब होता है आपका इसमें इवेंट। इवेंट का मतलब होता है बच्चों कि इवेंट मतलब कि द सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस, द सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। अच्छा देखो इवेंट क्या है बेसिकली, जैसे हमने यहाँ पे एक लिखा है ना 1 2 3 4 5 6, तो मैं कह रहा हूँ कि गेटिंग एन ऑड नंबर, तो 1 3 5, गेटिंग प्राइम नंबर 2 3 5, गेटिंग इवन नंबर 2 4 6। तो इस तरह से आप देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि जो इवेंट है वो सैम्पल स्पेस का ही क्या है? सबसेट होता है ना। मैं एक एक करके रिकॉल करा देता हूँ। उसके बाद क्या होता है इसमें सब टाइप्स ऑफ इवेंट, टाइप्स ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स के टाइप होते हैं बच्चों, पहला होता है आपका इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट मतलब एम्प्टी सबसेट। दूसरा जिसको फाई कहते हैं, श्योर इवेंट मतलब पूरा पूरा सैम्पल स्पेस। इसके बाद आता है आपका एलिमेंट्री इवेंट, एलिमेंट्री जिसमें एक सैम्पल पॉइंट हो, एलिमेंट्री इवेंट जिसमें एक सैम्पल पॉइंट हो। फिर आता है कंपाउंड इवेंट, कंपाउंड इवेंट जिसमें मोर देन 1 सैम्पल पॉइंट हो, उसको कंपाउंड कहते हैं। फिर आता है अलजेब्रा ऑफ इवेंट, अलजेब्रा
एलजेब्रा ऑफ इवेंट, देखो मैंने क्या बोला अभी तक, जैसे हमने सैम्पल स्पेस के सबसेट को ही इवेंट बोल दिया, तो ऐसा सबसेट जिसमें कोई सैम्पल पॉइंट ना हो, जैसे फाई, तो उसको इम्पॉसिबल इवेंट्स कहते हैं। अगर हम पूरा पूरा सैम्पल स्पेस ही काउंट कर लेंगे तो उसको क्या कहेंगे, श्योर इवेंट कहेंगे। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 आएगी आगे चल के कैलकुलेट करेंगे तो, और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आएगी। बिल्कुल सही। एलिमेंट्री इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट मतलब एन इवेंट कंटेन सिंगल सैम्पल पॉइंट इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। और एलिमेंट्री इवेंट में आप देखोगे तो एक ही सैम्पल पॉइंट आएगा जिसको सिंगलटन सेट कहते हैं, सेट थ्योरी की भाषा में। कंपाउंड इवेंट मतलब एक से ज़्यादा सैम्पल पॉइंट हो उसको कंपाउंड इवेंट कहते हैं। अब देखिए ये डेफिनेशन अगर हमें याद है तो आगे के लिए बेनिफिट रहेगा। जैसे अलजेब्रा ऑफ इवेंट में सबसे पहला होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट मतलब ए कॉम्प्लीमेंट। तो अगर वेन डायग्राम में इसको बनाएं तो सैम्पल स्पेस को रेक्टेंगल से दिखाते हैं, ये आपका ये है, और ए कॉम्प्लीमेंट ये बाहर वाली चीज़ें हैं। तो आप कह सकते हो कि ए कॉम्प्लीमेंट बेसिकली ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन है जो आपके सैम्पल स्पेस में है, लेकिन आपके ए इवेंट से क्या है, ए आपके जो इवेंट है उससे क्या है, गायब हैं। इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। दूसरा इसमें होता है ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी का मतलब ए और बी। तो ये होता है बच्चों, ए है ये बी है, तो ए यूनियन बी का मतलब ये पूरा हो जाएगा, आइदर ए और बी और बोथ। तो इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन या तो वो ए में हो या तो वो बी में हो या तो दोनों में हो। लिखते बस इतना ही है, लेकिन अंडरस्टूड है कि ये दोनों वाला भी काउंट हो जाता है। क्लियर। तो ये रहा आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब कि एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू कंडीशंस, इट हैज़ मोर देन वन पॉसिबल आउटकम्स and it is not possible to predict the outcome in advance। ये क्या है, the set of all possible outcomes of a random experiment is called sample space and the element of the sample space is known as sample point। जैसे हमने ये एग्जांपल दिया, बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं आप। इवेंट क्या होता है, इवेंट मतलब एनी सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस। टाइप्स ऑफ इवेंट में आप क्या करोगे, इम्पॉसिबल इवेंट जिसको फाई कहते हैं, श्योर इवेंट मतलब होल सैम्पल स्पेस, एलिमेंट्री इवेंट मतलब ऐसा इवेंट जिसमें एक सैम्पल पॉइंट हो, कंपाउंड इवेंट मतलब मोर देन सैम्पल पॉइंट्स हो। अलजेब्रा ऑफ इवेंट में कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट मतलब आपको ए के अलावा सर्च करना है जो सैम्पल स्पेस में है लेकिन ए में नहीं है। ए यूनियन बी का मतलब आइदर ए और बी। उसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी होता है, ए बट नॉट बी होता है। वो एक एक करके हम लोग 1 बाई 1 चेक करते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखिए। अब हम लोग क्या करते हैं इसमें, अगर एक एक करके नोटिस करें अच्छे से। अब देखो यही सब होता है, थ्योरी पढ़ लिए तो थ्योरी हो जाती है, नहीं पढ़े तो नहीं होता है। अब तीसरा क्या होता है, ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब बच्चों ए इंटरसेक्शन बी। और ये क्या है पेन डायग्राम में, ए एंड बी। तो ए एंड बी है, आप ए और बी के बीच में जो कॉमन है उसको काउंट करिए। ये दिस इज़ ए, दिस इज़ बी। क्लियर। थर्ड पॉइंट। फोर्थ होता है इसमें ए बट नॉट बी। ए बट नॉट बी, तो ये क्या है, ओनली ए जिसको कहते हैं, ए और बी में ओनली ए बट नॉट बी मतलब ये। तो आप कह सकते हो कि टोटल ए में से ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट कर दो। फिर आपका आता है पांचवा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, देखो ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब कि ऐसे दो इवेंट्स जो एक साथ ना हो उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। मतलब एक का होना दूसरे को प्रिवेंट करता है, एक्सक्लूड्स कर देता है। जैसे हम और आप हैं, हमारा दोनों का एक साथ सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो हम दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। मेरा होगा तो आपका नहीं होगा, आपका होगा तो मेरा नहीं होगा। तो इसी तरह से अगर एक इवेंट है, दो इवेंट हैं किसी भी सैम्पल स्पेस से रिलेटेड और दोनों जब साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते तो उसी को कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ ऑकरेंस ऑफ एनी वन ऑफ देम एक्सक्लूड्स द ऑकरेंस ऑफ अदर। मतलब इन दिस केस ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 5 आएगी। उसका डायग्राम कुछ ऐसे बनता है बच्चों, ए इधर बी इधर, मैं यहाँ तो वहाँ, ज़िंदगी है कहाँ, उस टाइप का।
उसके बाद आता है इसमें एग्जॉस्टिव इवेंट्स, मतलब दो इवेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चेक करना होगा तो आप क्या करना, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। अगर वो फाई आ जाता है तो एक्सक्लूसिव, अगर फाई नहीं आता है तो नॉट एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव नहीं बोलते हैं, नॉट एक्सक्लूसिव कह देते हैं। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब कि सेट ऑफ इवेंट्स को हम लोग एग्जॉस्टिव कहेंगे अगर ए यूनियन बी की वैल्यू एस के इक्वल हो जाए। जैसे हम दो इवेंट की बात करते हैं और दो यूनिट का जो आपका यूनियन है वो अगर सैम्पल स्पेस के इक्वल आ जाता है तो उसी को कहते हैं एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव मतलब सैम्पल स्पेस के सभी पार्ट, मतलब सभी पार्ट को अगर यूनियन करने से हमारा सैम्पल स्पेस बन जाता है तो उसको एग्जॉस्टिव कहेंगे, अदरवाइज एग्जॉस्टिव नहीं कहेंगे। जैसे मान लीजिए 3 इवेंट हैं और तीनों का आपने यूनियन लिया, वो सैम्पल स्पेस के इक्वल नहीं आया, तो आप क्या तीनों को एग्जॉस्टिव कहोगे? तो आप कहोगे नो। लेकिन आपने तीनों को यूनियन किया और आपका सैम्पल स्पेस आ गया, तो उस समय आप क्या कहोगे? तो कहोगे कि सर उस समय हम ये कहेंगे कि तीनों एग्जॉस्टिव है। ये पॉइंट को आप ध्यान रखना। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, ए बट नॉट बी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, ये हमने आपको बता दिया। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव करके एक टर्म होता है, आप चाहें तो ये ऐसे लिख सकते हो इसको प्रॉपर वे में कि सेट ऑफ इवेंट्स E1, E2, E3 डॉट आर एग्जॉस्टिव इफ़ आप कह सकते हैं कि E1 यूनियन E2 यूनियन E3 डॉट ये आपके सैम्पल स्पेस के इक्वल हो जाए तो इसको एग्जॉस्टिव कहेंगे। ओके, तो हमने आपको क्या बताया? यूनियन, इंटरसेक्शन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए बट नॉट बी और एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब जो रहेगा वहीं बताएंगे ना यार। जैसे कई कहते हैं कि सर कुछ जादू कर दीजिए। अब भाई इसमें जादू क्या करें? एक्सक्लूसिव का मतलब अलग अलग, एग्जॉस्टिव का मतलब सबको कंसीडर करेंगे तो हमें सैम्पल स्पेस की वैल्यू मिल जाएगी। अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स में बच्चों ये होता है कि अगर ये 3 इवेंट्स हैं और इस तरह से लिखा है अगर हमने E1, E2, E3, तो ये तीनों को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव कहेंगे। ये पूरा सैम्पल स्पेस है डब्बा, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव कहते हैं इफ़ EIJ इंटरसेक्शन EI इंटरसेक्शन EJ की वैल्यू हमेशा फाई हो, फॉर आई नॉट इक्वल टू जे, और जो EI हैं उन सब का यूनियन क्या हो जाए? S हो जाए। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही हो गया, मतलब आपस में कोई कॉमन भी नहीं है, और एग्जॉस्टिव मतलब तीनों का या चारों का या N का यूनियन क्या हो गया? सैम्पल स्पेस के इक्वल हो गया। तो इसी को कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। अब आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो इसमें बच्चों 2 अप्रोच होती हैं, एक होता है क्लासिकल अप्रोच और एक होता है एक्जियोमेटिक अप्रोच। तो एक्जियोमेटिक सिस्टमेटिक मेथड है, एक्जियोमेटिक एक्जियोमेटिक अप्रोच। ये क्या है ये मैं बता रहा हूँ। तो ये बच्चों ये है आपका कि अगर आपके पास, आप ध्यान से देखिए, कोई सैम्पल स्पेस है और उसमें सैम्पल पॉइंट्स हैं ω1, ω2, ω3 से लेकर ये ω_n तक, और एक इवेंट है जिसमें आपने लिखा है ω1, ω2, ω3। तो आपको 1-2 रूल्स पता होने चाहिए। पहले तो जितने सैम्पल पॉइंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज़ 0 से 1 के बीच में होती है हमेशा। दूसरा, जितने सैम्पल पॉइंट हैं उनके प्रोबेबिलिटी का अगर सम कर देंगे तो हमेशा इक्वल टू 1 आएगी, बिकॉज सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तीसरा, वो तो हमेशा ही होगा। तीसरा, किसी भी इवेंट की भी प्रोबेबिलिटी आपकी जो होगी वो 0 से 1 के बीच में आएगी। फोर्थ होता है बच्चों, ये सब भूल जाओगे ना तो इनइक्वालिटीज टाइप के क्वेश्चन, जैसे इस एग्जांपल के लिए अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना हो तो ω1, ω2, ω3 की वैल्यू का समेशन कर देंगे। और अगर आपको पांचवा, जैसे मान लीजिए कोई सैम्पल पॉइंट है ना, समझना इसको, और वो सैम्पल पॉइंट 2 सैम्पल पॉइंट से बना है, एक है ω और दूसरा है ω, तो फिर इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पे बच्चों लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ω मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ω। बस ये आपको ध्यान रखना है।
फिर से मैं रिपीट करता हूँ। मैंने ये कहा आपसे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव पहले बताया, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट में बताया कि एक ज्योमेट्रिक अप्रोच क्या होता है। एक ज्योमेट्रिक अप्रोच कहता है कि बेसिक मेथड से आप जितने सैम्पल पॉइंट हैं उनकी प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लीजिए। क्या कहा? जितने सैम्पल पॉइंट हैं उसकी प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे ये आपका अगर एस है, ये ई है, तो ये 0 से 1 करोगे, कोई भी सैम्पल पॉइंट जो है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में, सभी सैम्पल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी 1। अगर इवेंट किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी भी 0 से 1, क्योंकि उसी का सबसेट है। और आप कह सकते हो कि जब सैम्पल स्पेस ही 0 से 1 के बीच में, जैसे सैम्पल स्पेस की जो वैल्यूज़ हैं, अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 लिख रहे हैं तो ये क्या होगा, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में आएगी। और यहाँ पे इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी लिखनी है तो ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 के प्रोबेबिलिटी का सम कर देंगे। और लास्ट, अगर मान लीजिए कोई सैम्पल पॉइंट है जो 2-3 सैम्पल पॉइंट से बना है, तो दोनों को साइमल्टेनियस अकरेंस के लिए हम लोग चीज़ों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने दिखाया, मान लीजिए एक WA, WB, WC भी रहता ओमेगा में, तो WA इंटू WB इंटू WC लिखते, है ना। तो इस तरह का इसको कहते हैं एक ज्योमेट्रिक अप्रोच। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये एक्चुअल मेथड है, इसमें आप हर एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी का सम कर देते हैं। अब क्या है, एक होता है क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच क्या है, यहाँ जब इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं, जैसे इनके होने के अगर सेम चांसेज हैं, तो उसी को कहते हैं हम लोग इक्वली लाइकली आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए सैम्पल पॉइंट इज सेम। जैसे ये ओमेगा 1 जितनी प्रोबेबिलिटी है वहीं ओमेगा 2 के आने की है, उतनी ही ओमेगा 3 के आने की है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की वैल्यू NE/NS, क्योंकि जब सब सेम हो जाएगा तो इस तरह से लिखा जाता है। और ये होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। और ये ध्यान रखना कि ये हम लोग तभी लिखते हैं, ये होता है फॉर इक्वली लाइकली आउटकम्स, फॉर इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स के लिए ये हम लोग लिख देंगे NE/NS, है ना। अगर इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है तो NE/NS नहीं लिखेंगे। समझ में आ गया? तो ये ध्यान रखिएगा आप। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और अब देखो इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कि एक आपके पास क्वेश्चन आता है ना। और क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है बच्चों कि आपसे कहा जाए कि लेट ए कॉइन बी टॉस्ड if it shows head, then toss या throw a die, and if it shows tail, then toss it again, अब आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग exactly two tails। अब जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, तो कह रहे हैं कि एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं और जब हेड आ रहा है तो आप डाई को रोल कर रहे हैं, तो H1, H2, H3, H4, H5, H6 और T आने पे हेड या टेल लिखते हैं, TT। पॉइंट इसमें ये है बच्चों कि जैसे आपके पास कॉइन है, हेड आएगा या तो टेल आएगा तो फिर से कॉइन को टॉस कर दे रहे हैं, एंड सो ऑन लिखा रहता, मतलब कंटिन्यू जर्नी है। और यहाँ पे क्या है, एक डाई को आप थ्रो कर रहे हो, तो इसी ट्री डायग्राम को हम लोग यहाँ से लिखते हैं। कई बच्चों की आदत होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ TT लिखने का, कि देखते हैं वो टोटल 8 केसेज हैं और जिसमें एक केस है, तो ये गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये इक्वली इनके आने के चांसेस हैं और इनके आपस में इक्वल आने के चांसेस हैं, लेकिन ये दोनों के इक्वल आने के चांसेस नहीं हैं।
उसको आप ऐसे डील कर सकते हैं कि जैसे कोई मान लीजिए प्रॉपर्टी डीलर है, वो अपने प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहता है और उसके 2 बच्चे हैं एच और टी, तो यहाँ तो 50-50 हो जाएगा, लेकिन एच के 6 बच्चे हैं और इसके आपके 2 बच्चे हैं, तो आप कहोगे कि यार एक प्रॉपर्टी का 6 पार्ट और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी का 2 पार्ट, ये 25% मिलेगा ना इनको, और इनको 50 का 1/6 मिलेगा, आप कह सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टी टी हम लोग सीधे सीधे मैन्युअली काउंटिंग से लिख लिए 1/4, और ये सही है। लेकिन अगर मान लीजिए हम जैसे आपको बता रहे थे, ये लास्ट वाला जो पॉइंट है, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी असाइन करनी हो तो एच आने की 1/2 और ये 1/6, इस तरह से आप यहाँ तक लिख लोगे 1/2 × 1/6। अब इनकी प्रोबेबिलिटी कैसे असाइन करेंगे, तो 1/2 × 1/2 और ये 1/2 × 1/2। आप सबका सम करोगे 1/12 6 टाइम्स, तो 6/12 हो जाएगा, और 1/4 2 टाइम्स मतलब 2/4, तो 6/12 + 2/4 कितना होता है 1/2 + 1/2 = 1। तो आपने सैम्पल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी भी लिख दिया। बस ये ध्यान रखना, मैं ये कह रहा था कि ऊपर वाला जो फॉर्मूला है उससे आंसर 1/8 आता है, जो कि गलत है, क्योंकि ये इक्वली लाइकली आउटकम्स के लिए फॉर्मूला है और यहाँ पे इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। तो कहोगे कि 2 तरह के आउटकम्स है, एक ये तरह के और एक ये, तो यही मैं लास्ट में समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर H1 लिखा है तो H के आने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाई 1 के आने की प्रोबेबिलिटी करिए, H1 का ऑर्डर पेयर का प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। उसी तरह से टी आने की प्रोबेबिलिटी, टी आने की प्रोबेबिलिटी और टी आने की टेल आने की प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ जाएगा। और ये प्रोबेबिलिटी है तो बच्चों यही अपना फाइनल आंसर है 1/4। ओके, और जो आपका क्लासिकल अप्रोच है या जिसमें और इक्वली लाइकली आउटकम्स होता है, उसमें तो सिंपल नंबर का रेशियो को ही प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं। ये अलग बात है कि हम लोगों के सिलेबस में 99.99% आपका एनीवे NSE करना है, लेकिन इसको भी ध्यान रखिएगा, कभी कभार आ जाएगा तो आप फंस सकते हैं। अब आप लिखो नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो बच्चों, जैसे इसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, इसको एडिशन रूल कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। हम लोग क्या करते हैं, पहले नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B लिखते हैं, फिर NS से डिवाइड कर देते हैं। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A होगी। तीसरा, अगर A और B इफ़ A एंड B आर एक्सक्लूसिव तो इंटरसेक्शन वैल्यू 0 आ जाएगी। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B की वैल्यू हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये कंडीशन अप्लाई है, ये तब है जब A और B एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। अगला इसमें बच्चों ध्यान रखना है कि 3 इवेंट्स के लिए भी ट्रू होता है ये, A यूनियन B यूनियन C। तो ये लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस 2 का प्रोबेबिलिटी का इंटरसेक्शन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये हो जाता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C। अब इसमें अगला पार्ट होता है कि प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ A B एंड C। तो इसमें क्या करते हैं, A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C और C इंटरसेक्शन A, इन तीनों को लिखते हैं और उसमें थे 3 टाइम्स आप प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C सब्ट्रैक्ट कर देते हो। तो उससे फ़ायदा क्या मिलता है कि जैसे मान लीजिए 3 के लिए लिखा है तो ये A है, ये B है और ये C है। तो आप जब A इंटरसेक्शन B करोगे तो ये आएगा, B इंटरसेक्शन C करोगे तो ये आएगा और C इंटरसेक्शन A करोगे तो ये आएगा। तो आप देखोगे ना कि ये पार्ट जो है वो 3 बार काउंट हो रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, C इंटरसेक्शन A, तीनों का सम किए -3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो एग्जैक्टली 2 वाले का आंसर आ जाएगा। और एग्जैक्टली 1 का हम लोग आंसर करते हैं बाई वेन डायग्राम, वो सबसे बेस्ट रहता है ना। और यहाँ पे बच्चों एक डिमॉर्गन्स लॉ भी होता है, सेट थ्योरी की तरह। डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स, ये क्या है, तो ये है आपका कि अगर A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट हो तो उसको A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, और A इंटरसेक्शन B का अगर होल कॉम्प्लीमेंट हो तो दिस इज़ A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो अभी तक हमने क्या बताया, एडिशन थ्योरम का वैल्यू
probability of A union B, probability of A union B is probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B, probability of A complement हो जाएगा probability of 1 minus probability of A। अगर A और B एक्सक्लूसिव हैं तो ये पार्ट 0 आ जाएगा, तो आंसर लिखे हैं 3 के लिए, आंसर लिखे हैं 3 के लिए होता है S1 माइनस S2 प्लस S3। S1 मतलब इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का सम, S2 मतलब इंटरसेक्शन, S3 मतलब तीनों का इंटरसेक्शन। इसको याद रख सकते हैं S2 माइनस 3 टाइम्स S3 करके, है ना। तो ये रहा एडिशन रिलेटेड क्वेश्चंस। अब आप लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख रखा है। इफ़ देयर आर 6 वर्टिसेज ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन चूजन एट रैंडम, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रायंगल फॉर्म फ्रॉम दी चूजन वर्टिसेज इज इक्विलैटरल। रेगुलर हेक्सागन का मतलब वही साइक्लोहेक्सेन आपका। तो यहाँ पे NS कितना होगा, सभी हमारे लिए वर्टिसेस सेम हैं, तो 6 में से कोई भी 3 सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 अपॉन 6, तो ये फाइनली आ जाएगा 20। अगर आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल चाहिए तो आपके पास जो टोटल पॉसिबिलिटी है वो सिर्फ 2 है। आप एक बार इनको ज्वाइन कर लीजिए और दूसरा जो छूट गए हैं उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा कभी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे एनी मतलब नंबर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज़ 2, तो रिक्वायर प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/20 विच इज़ आंसर इज़ 1/10। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में है आपके पास 1/17, 1/12, नहीं आंसर कहाँ गया, 1/10, 1/5, 3/10, 3/20। तो आंसर 1/10 ही है, 1/10, 1/5, 3/10, 3/20। ये जो मैं आंसर लिखने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे 2 टोटल केसेस, 2 फेवरेबल केसेस हैं और टोटल केसेस कितने हैं 20, तो 2/20 इज़ 1/10। तो इसमें क्या किया गया है बच्चों, ये हमने कहा कि 6 जो, फिर से बनाता हूँ तब आपको समझ में आएगा। सैम्पल स्पेस के लिए ये 6 में से कोई भी वर्टिसेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये 6 हमारे लिए अलग अलग हैं, तो NCR का फॉर्मूला लगा दिया हमने 6C3 का मतलब इसको ओपन कर दीजिए। ऐसे हम लोग को पता है ना कि NCR की वैल्यू होती है n × n-1 n-2 ... n-r+1 होल अपॉन r फैक्टोरियल। तो ये हमने 3 कम 6 5 4 अपॉन 6 कैंसिल हो गया, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है। तो ये आंसर आ गया 20 और NE की वैल्यू 2 है, तो 2/22 कैसे आया। तो हमने कहा कि जो अल्टरनेट वर्टिसेज हैं उनको ज्वाइन करिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही ट्रायंगल इक्विलैटरल के मिलेंगे, इसके अलावा कोई भी ट्रायंगल इक्विलैटरल का मिलेगा नहीं। तो टोटल है 20 केसेस, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म बाय दीज वर्टिसेज इज 20 और फेवरेबल केसेस कितना है 2। तो 2/20 कितना आएगा आंसर, कहोगे सर 2/20 इज़ 1/10। तो यही है सिंपल सा क्वेश्चन। अब आप लिखिए हेडिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखो बेटा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है बच्चों कि यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B दिया होगा। A/B का मतलब कि अगर B दी गया है तो A के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ A when B has already occurred, probability of occurrence of A when B has already occurred। और आप कह सकते हैं कि probability of occurrence of A when B is taken as sample space, B is taken as sample space। और इसको ऐसे लिखते हैं probability of A with respect to B, प्रोबेबिलिटी A की B के रिस्पेक्ट में। तो देखो बच्चों, इसमें होता क्या है बेसिकली, जैसे पहले बोले हैं कि A/B का मतलब B अगर हो चुका है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ A कितना है, या B को अगर सैम्पल स्पेस डील किया जाए तो A के होने के चांसेस बताइए, या A की प्रोबेबिलिटी B के रिस्पेक्ट में बताइए। तो इसके लिए हम वेन डायग्राम अगर बनाते हैं तो वेन डायग्राम हमारा ऐसे बनता है, ये A है और ये B है, समझिएगा।
तो बी हो चुका है, तो मतलब हमारा सैम्पल स्पेस पूरा पूरा रिड्यूस होकर बी पे आ गया। और इसमें ए के होने के चांसेस कितने हैं? तो आप कहोगे सर ये ए इंटरसेक्शन बी ही तो है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी को बच्चों जब फॉर्मुलेट करोगे तो सैम्पल स्पेस में एन बी ही लिखोगे, क्योंकि हमारा पूरा जो सैम्पल स्पेस है वो रिड्यूस होकर ए बी हो गया है। तो इसमें हम लोग टारगेट करेंगे, ये हमारा टोटल केस, और रिक्वायर्ड केस कितना है? ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम एन एस से डिवाइड करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। सिमिलरली आप कह सकते हो कि अगर बी बाई ए चाहिए आपको, तो अब ए हो जाएगा सैम्पल स्पेस बी बाई ए, लेकिन इंटरसेक्शन पॉइंट में अभी भी क्या होगा? इन दोनों का इंटरसेक्शन ही आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, या नंबर के टर्म्स में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो ये रहा आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आंसर, है ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए व्हेन बी हैज़ ऑलरेडी ऑकर्ड, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए व्हेन बी हैज़ टेकन एज सैम्पल स्पेस, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो इसमें हमने क्या किया? बी को सैम्पल स्पेस बना दिया, क्योंकि अब बी हो रहा है तो ए को ढूंढना है, तो हमें इनसे कोई मतलब नहीं है बाकियों से, हम बी पे पूरा टारगेट करेंगे, समझिएगा। और बी पे जब टारगेट करोगे तो ये आएगा, तो ये आपका सैम्पल स्पेस हो जाएगा। तो सैम्पल इसमें ए के होने के चांसेस क्या हैं? तो आप कहोगे आपका ए इंटरसेक्शन बी है, इसलिए ऐसा हुआ। बस ये दो फॉर्मूले हैं, ए बाई बी बाई ए के। तो हम लोग क्या करते हैं, जो अपॉन में रहता है उसको लिखते हैं, और न्यूमरेटर वाला उसी में सर्च करते हैं। मैंने कहा जो अपॉन में रहता है उसी को लिखते हैं, और न्यूमरेटर वाला जो नीचे लिखे हैं उसी में सर्च करते हैं, तो उससे आपका आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो अब आप लिखिए अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों, ए डाई थ्रोन 2 टाइम्स एंड द सम ऑफ द स्कोर्स अपीयरिंग ऑन द ऑब्जर्व टू बी ए मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 का स्कोर ऑब्जर्व करना है, ये हम लोग को गिवन है। देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट 4 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि जो गिवन है उसी को मान लेते हैं ई। तो सम इज मल्टीपल ऑफ, क्या लिखोगे? 4। तो मल्टीपल ऑफ 4 में बच्चों आएगा 4 आएगा, तो 4 के लिए आप केवल 2 लिखेंगे। सम 4 आ सकता है, 8 आ सकता है, 12 आ सकता है। 2 के अलावा क्या लिखेंगे? तो 1,3 लिखेंगे, 3,1 लिखेंगे, ये 3 हो गए। सम 8 आने के लिए 1 2 6 3 5 4 4 5 3 और 6 2। और 12 के लिए क्या लिखोगे? तो 12 के लिए आप लिखोगे 6,6। तो ये टोटल आउटकम्स हैं। और F क्या है? 4 हैज़ अपीयर्ड एटलीस्ट 1, 4 अपीयर्स एटलीस्ट वंस। तो आपका ये जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, आप ध्यान से देखिए, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो बेसिकली आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन है और ए पूछ रहा है। तो हमने आपको अभी सिखाया है कि नीचे नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ई लिखते हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ़ लिखते हैं। तो ये जब काउंट करोगे तो ये 9 आएगा। और इसमें 4 कितनी जगह है मिनिमम? तो कहोगे कि एक जगह। तो आंसर इज़ 1/9। मतलब यहाँ पे हमें F को डिटेल में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि बिकॉज F इज़ डिपेंड ऑन E, और E को ही आप पूरा लिख दीजिए और सर्च करिए कि F कितनी बार है। F मतलब 4 मिनिमम कितनी बार दिख रहा है, तो इनमें से तो कोई 4 दिखा नहीं, केवल एक जगह दिखा, तो 1/9। तो ऐसे केसेस में मैं सजेस्ट करूंगा बच्चों, हमेशा जो करते हैं E/E लिखते हैं, तो E को पहले लिख दिया करो और E में ही F को सर्च करो। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, स्कूल लेवल पे F लिख के टाइम वेस्ट करते हैं और इससे कोई फ़ायदा वायदा मिलता नहीं है। कंडीशनल नाम ही लग गया ना, तो कंडीशन में कुछ कंडीशनल टाइप की चीज़ करेंगे, कंडीशनल टाइप का अप्रोच रखेंगे, कंडीशनल बेस्ट अप्रोच रखेंगे, तो आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस आपको सम ऑफ मल्टीपल 4 दिखाना है और इसमें गिन लेना है कि 4 कितनी बार मिनिमम अपीयर हो रहा है। तो आप कहोगे एग्जैक्टली एक सैम्पल पॉइंट आ रहा है रिक्वायर्ड का, और टोटल है आपका 9 केसेस। ओके, अब आप लिखो नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ये है कि अगर A और B दो इवेंट हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B को हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B लिखे थे। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B को
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज़ ऑलरेडी ऑकर्ड। या आप ऐसे भी लिख सकते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए लिखे होते तो आप लिखते प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो यहाँ से आप देखो तो इनके क्रॉस मल्टीप्लाई की इक्वल हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए लिख दीजिए। तो इसमें करते क्या है बेसिकली कि जैसे दो इवेंट हैं और दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, याद रखना डिपेंड, क्योंकि अगला हेडिंग है इंडिपेंडेंट इवेंट का। तो दोनों को साइमल्टेनियसली ऑकरेंस की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, जैसे हम और आप एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, तो साइमल्टेनियसली ऑकरेंस की प्रोबेबिलिटी है मेरी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड में मैं हो चुका हूँ तो आपकी प्रोबेबिलिटी। सिमिलर हियर, जैसे ए इंटरसेक्शन बी में पहले बी को निकाला, फिर बी हो गया तो ए को निकाला, या ए को निकाला ए हो गया तो बी को निकाला। अब इसमें डिपेंड करेगा कि पहले ए है या बी है। और ये आप आइडिया 3, 4, 5 के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे ए बी सी है, ए पहले हो रहा है फिर बी फिर सी और सब आपस में डिपेंड है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखा, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखा, ए हो गया तो बी का निकाला, अब ए और बी दोनों हो चुके हैं तो सी का निकाला। तो ये आइडिया को आप एक्सटेंड कर सकते हैं, इसी को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अब होता है बच्चों इसमें अगला, बस इसमें इतना ही होता है, 3, 4, 5 के लिए भी लिख सकते हैं। और अगला होता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ एनी वन ऑफ देम डज नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ अदर। तो वही चीज़ मैं लिखूँगा, इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट, नाम से ही लग रहा है अपनी ढपली अपने राग, इफ occurrence or non-occurrence of any one of them, occurrence or non-occurrence of any one of them does not affect the probability of occurrence और नॉन ऑकरेंस ऑफ अदर। बस इतना ही होता है कि अगर एक के होने ना होने से दूसरे की प्रोबेबिलिटी पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। दैट इज़ आप कह सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, ये क्या है, ए की प्रोबेबिलिटी बी के रिस्पेक्ट में, और डायरेक्टली ए की प्रोबेबिलिटी ये लिखेंगे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, बी की प्रोबेबिलिटी ए के रिस्पेक्ट में लिखिए, या इस तरह से लिख दीजिए बी, डायरेक्टली बी की प्रोबेबिलिटी। तो इसको हम लोग लिखते हैं बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो यहाँ से एक रिजल्ट आ जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की इक्वल आ जाती है। और ये रिजल्ट आप याद रखेंगे, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ए और बी एक दूसरे पे अगर इंडिपेंडेंट हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगी। और ये सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत ध्यान रखना है इसको, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये एक कंक्लूजन के तौर पे आप पॉइंट्स लिख सकते हैं कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। दिस इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की इक्वल हो गई। मतलब हम हमेशा यही चेक करेंगे दो इवेंट के लिए, अगर दोनों की प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी के इक्वल आ गया तो कहेंगे कि ये दोनों इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अगला इसमें होता है बच्चों, एक रिजल्ट होता है कि इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन आपको ये सब रिजल्ट्स होते हैं कि ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट, दूसरा होता है ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी, तीसरा होता है ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। ये सब के सब इंडिपेंडेंट होंगे, इंडिपेंडेंट ऑल्सो, इंडिपेंडेंट इवेंट्स।
मतलब ये सब हो जाएंगे लाइन से। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं बता रहा हूँ, इसको आप क्या करिए ना, वेन डायग्राम बनाइए और उससे समझ में आ जाएगा आपको। देखिए क्या होगा बच्चों, सब लोग देखो दोस्तों, जैसे ये आपका है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, ए इंटरसेक्शन बी है अगर, तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अगर हम इसकी बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की, मतलब 1 लिए, तो आप कहोगे कि सर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी हटा दीजिए। और हमने बताया था अभी ए इंटरसेक्शन बी को आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। आपको एहसास होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बचेगा, और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को क्या लिखते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट लिख देते हैं। और सिमिलरली ओनली बी के लिए भी कर सकते हैं। अब लास्ट वाले के लिए आते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको डिमॉर्गन्स लॉ से हम लोग बच्चे जानते हैं ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, विच इज़ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इसको ब्रेक कर दो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी को आप ऐसे लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये ब्रेक करोगे जब, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बचेगा, और जिस विच इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, है ना। तो ये आपका कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है बच्चों? तो कंसेप्ट है कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट, वैसे भी हमने डिफिनीशन में तो लिखवा ही दिया था ना कि इफ़ ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ एनी वन ऑफ देम डज नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ अदर। तो ऑकरेंस से अगर इफेक्ट नहीं हो रहा है तो नॉन ऑकरेंस से भी नहीं होगा। अगर ऑकरेंस वाली प्रोबेबिलिटी, जैसे मान लीजिए 2 इवेंट हैं और दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है, तो अपनी ढपली अपना राग वाला ना, मतलब दूसरा गाए रोए जिए कुछ भी, उससे पहले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसकी परफॉर्मेंस पे। परफॉर्मेंस सेंस है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी। तो आप बस ये ध्यान रखो कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखते हैं। सिमिलरली सेकंड वाला कर लेना, और तीसरे वाले में हमने डिमॉर्गन्स लॉ लगाया है जो आपको बता रहे थे। ये कौन सा लॉ है? तो ये डिमॉर्गन्स लॉ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ होता है बच्चों, मैथमेटिकल रीजनिंग में भी बहुत बार आता है, हर जगह आता रहता है। इलेक्ट्रॉनिक्स का बैकबोन होता है ये डिमॉर्गन्स लॉ। ओके, चलिए ये भी हो गया आपका। अब हमने ये सब 2 इवेंट के लिए लिखवाया है। 3 इवेंट्स के लिए कैसे लिखते हैं अब उसको देखा जाए तो 3 इवेंट्स में आपके 2 केसेस होते हैं। एक होता है आपका 3 इवेंट्स में मैं कह रहा हूँ बच्चों 2 केसेस होता है। एक होता है आपका कि पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, और एक होता है ओवरऑल इंडिपेंडेंट। ओवरऑल इंडिपेंडेंट या पेयर वाइज इंडिपेंडेंट पे भी क्वेश्चन इस बार जेई 2020 में आया है फैब अटेम्प्ट में, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ए बी सी आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, या सिंपली इंडिपेंडेंट लिख देते हैं। तो दिस इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई, यहाँ पे क्या होगा, ए और बी इंडिपेंडेंट होंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आप कहोगे ए और बी इंडिपेंडेंट होगा तो ए और सी भी इंडिपेंडेंट होगा, और बी और सी भी इंडिपेंडेंट होगा। और तीनों के तीनों आपस में इंडिपेंडेंट होंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। क्लियर? और अगर ए बी सी पेयर वाइज इंडिपेंडेंट होंगे, ए बी सी आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, देन आपके पहले 3 कंडीशन होंगी, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, और सी इंटरसेक्शन ए। ये ए इंटू पी सी, ये पी बी इंटू पी सी, और ये पी ए इंटू पी बी। पॉइंट ये है बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखना कि पेयर वाइज में केवल 3 टर्म है और यहाँ पे भी 4 टर्म है आपके। अगर इसमें से कोई भी एक फेल करता है तो इंडिपेंडेंट नहीं बोलेंगे।
ये पेयर वाइज का टर्म ध्यान रखिएगा, पेयर वाइज में लास्ट वाला नहीं लिखते। और एक पॉइंट और है कि जैसे यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे तो ये भी बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, सी कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे तो सी कॉम्प्लीमेंट हो गया, या यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट। यहाँ तीनों अगर कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होते तो यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हम लोग आंसर लिख देते। तो ये ध्यान रखिएगा, इंडिपेंडेंट के लिए आपको दो अगर इवेंट आते हैं तो दोनों का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होती है। ये आपको पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है। अब आता है इसमें टोटल प्रोबेबिलिटीज एंड बेज थ्योरम। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन लिख रखा है बोर्ड पे। लेट ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स such that probability of A equal to 1/3, probability of B equal to 1/6, then which of the following is true। ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, ये 1/4 लिखा हूँ। तो अब देखिए इसको इस तरह से कैसे सॉल्व करते हैं ये अब हम लोग देखेंगे, है ना। तो इसको सॉल्व करने का मेथड होता है बच्चों कि सबसे पहले आप क्या करिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी जो लिखा है उसको लिखिए 1/3। चारों ऑप्शन चेक करना बता देता हूँ। बी हो गया आपका 1/6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, तो आप कहोगे कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्योंकि इंडिपेंडेंट है, तो 1/3 1/6 विच इज़ 1/18। ओके, तो आप क्या करो वेन डायग्राम में ये सब लिख दो। ये 1/18 है, ये देखा जाए तो इसको हम लोग 3/18 लिख सकते हैं, तो ये 2/18, और इसको हम लोग 6/18 लिख सकते हैं, तो ये 4/18 सॉरी 5/18। देखो इनका सम करेंगे तो 6/18 1/3, इनका सम करेंगे तो 3/18 1/6, ये 5/18 है बच्चों। ये आसान पड़ता है, जैसे ये ऑप्शन हमें चेक करना है तो ए यूनियन बी कितना है, जैसे ए यूनियन बी और ऊपर लिखा है ए, तो ए यूनियन बी का मतलब 5 + 1 6 + 2 6/18, और इसमें ए कितना है तो आप कहोगे 8/18 है ना, ये 8/18 और ऊपर लिखेंगे 6/18 विच इज़ 6/8। आंसर 1/4 दिया हुआ है। बी ऑप्शन आपको हमने बताया था कि ए की बी कॉम्प्लीमेंट के रिस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट की बी कॉम्प्लीमेंट के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कितना होगा तो 2/3। सी ऑप्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो विच इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ 1/3। और डी ऑप्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी विच इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ 1/3। तो आप देखो तो ये सही है, ये सब क्या है आपस में गलत है। वैसे भी हम लोग को डायरेक्ट रिजल्ट याद है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हो जाएगी 1/3, लेकिन हम लास्ट जो पहला ऑप्शन है ना वो बता रहे हैं। आप क्या करिए वेन डायग्राम में इनको जानबूझ के 18 लिखे हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो पहले इंटरसेक्शन निकाल लिए, उसके बाद टोटल ये 20 है, ये ए है ये बी है, तो बी से हमने क्या किया ओनली बी वाला पार्ट निकाला, उसी तरह से ओनली ए वाला पार्ट निकाला। ए यूनियन बी में तीनों, जिसमें ए होता है 6/18 से और तीनों है आपका 18/18, तो 6/8 विच इज़ 3/4, 6/8 इज़ 3/4। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन कर लेना आप। कोई भी क्वेश्चन आएगा डायग्राम से रिलेटेड, वेन डायग्राम इस तरह से बनाएंगे और क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे। इसमें टाइम तो नहीं लगना चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन देखिए आराम अच्छे से, है ना। आंसर सी ऑप्शन ही है, और मेरे ख्याल से समझ में आ ही गया होगा आपको। अब आप लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम से अच्छा है बच्चों थ्योरी पढ़ते हैं, और आप लिखिए टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में बच्चों ये होता है आपका कि लेट ए एंड बी आर टू ABC या E1 E2 E3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। हम 3 के लिए लिख देते हैं, ये N भी हो सकते हैं, और एक ए ऐसा इवेंट है जो सबसे एसोसिएटेड है, ये ए है। तो आपको क्या करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटरसेक्शन ए। समझना, या तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी ऐड करोगे, या तो आप ये ऐड करोगे, या तो आप तीसरे वाले को ऐड करोगे।
हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से ये जानते हैं कि इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2, और लास्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E3, है ना। तो इस तरह से आपका सॉल्व हो जाता है। आगे देखिए, बस यही है इसमें। लेट E1, E2, E3, E4 अप टू En आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स एंड A बी द इवेंट एसोसिएटेड विद ऑल ऑफ देम, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 से लेकर प्रोबेबिलिटी ऑफ En इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई En तक। तो ये होता है टोटल। बेज क्या कहता है? बेज थ्योरम में बस बच्चों एक स्टेप पीछे जाके पूछते हैं। जैसे इसमें क्या रहेगा कि E1, E2, E3, En आपके देखा जाए तो E1, E2, E3, E4 अप टू En आर एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स एंड A बी द इवेंट एसोसिएटेड विद ऑल ऑफ देम। इफ़ A हैज़ ऑलरेडी ऑकर्ड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ E1। मतलब इसमें सिंपली ऐसे पूछा जाएगा E1 बाई A या E2 बाई A या E3 बाई A। तो आप ये बाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आंसर लिखोगे इस तरह से। आपने ये ऑलरेडी लिखा हुआ है डिनोमिनेटर, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E3। और आप ध्यान से देखिए तो न्यूमरेटर में कौन है, तो आप कहोगे पहला टर्म है सर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1। मतलब बेस थ्योरम का जो डिनोमिनेटर होता है वो टोटल होता है। तो आप टोटल लिखने की प्रैक्टिस किया करिए, और उसमें से न्यूमरेटर में किसको रखना है वो यहाँ से पता कर लेंगे। जैसे E1 वाले टर्म को न्यूमरेटर में रखना है, अगर E2 बाई ये रहता है तो सेकंड वाले टर्म को न्यूमरेटर में रखना है, अगर E3 बाई ये रहता है तो थर्ड वाले टर्म को न्यूमरेटर में रखना है। तो ये आसान होता है। तो इसमें कंडीशन ये है बच्चों कि E1, E2, E3 अप टू En म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव हों, और एक ऐसा इवेंट जो सबसे एसोसिएटेड हो। तो हम लोग क्या करते हैं, एक है जब प्रोबेबिलिटी काउंट करते हैं तो इसको टोटल कहते हैं, और जब ये टोटल दिया रहता है और E1 की वैल्यू पूछा जाता है तो उस समय बेज कहते हैं। तो बेज और टोटल भाई भाई हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसका क्वेश्चन कर लेंगे और इसका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर ये कर लेते हैं तो इसमें बस क्या देखना है कि आपको न्यूमरेटर में क्या पिक करना है, बस यही है आपका, और तो कुछ है नहीं। तो इससे रिलेटेड जेईई मेन में आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो एक दो क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, फिर आगे बढ़ते हैं। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, अगला हमने क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है। क्वेश्चन ये है कि आपके सामने दो बॉक्स हैं, है ना। बॉक्स 1 कंटेन 30 कार्ड्स नंबर 1 to 30 एंड 20 कार्ड्स। बॉक्स 2 कंटेन 20 कार्ड्स 31 to 50। ए बॉक्स इज सेलेक्टेड एंड रैंडम एंड कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम इट। मतलब एक बॉक्स को सेलेक्ट कर रहे हैं और उसमें से एक कार्ड को ड्रॉ कर रहे हैं। द नंबर ऑन द कार्ड इज़ फाउंड टू बी नॉन प्राइम, देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स फर्स्ट इज़ गिवन बाई। तो E1, E2 और A ये तीन आपके इवेंट हैं। नंबर इज़ नॉन प्राइम, और यहाँ पे बॉक्स 1 इज सेलेक्टेड और ये बॉक्स 2 इज सेलेक्टेड। अब देखना प्रोबेबिलिटी हर बॉक्स को सेलेक्ट करने की तो 1/2 ही है, क्योंकि दोनों बॉक्स इक्वल प्रायोरिटी के हैं। अब हम पहला बॉक्स सेलेक्ट कर लेंगे तो उसमें टोटल हमें कार्ड कितने मिलेंगे, 30, जिसमें प्राइम कितने होंगे, 20 या 10 गिना जाए। तो आप कह सकते हो कि सर 30 में प्राइम जो होते हैं तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 कितने हो गए, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। तो ये 10 ये आपके 20 हो जाएंगे नॉन प्राइम। उसी तरह से A/E2 की वैल्यू निकालोगे तो 31 प्राइम नंबर है, फिर अगला प्राइम नंबर 37 दूसरा, फिर 41, 43, 47 5 हैं, तो ये हो जाएगा 15/20, है ना। आप ध्यान रखो इसको। तो अब आपको क्या करना है, हाँ ये काउंट कर लेना कि इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। फिर से गिनवाता हूँ। 31 प्राइम नंबर है, 31 के बाद आपका 37 है, 37 के बाद 41, 43 है, 4 हो गए, फिर 47 है, और तो कोई है नहीं प्राइम नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड है 20।
तो जिसमें प्राइम वाले कार्ड कितने आएंगे, तो आप कहोगे प्राइम वाले आएंगे 5, तो नॉन प्राइम वाले आएंगे 15। तो रिक्वायर प्रोबेबिलिटी, अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखें यहाँ पे, तो आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू 20/30 प्लस 1/2 इंटू 15/30, ये आपके नॉन प्राइम आने का। अब बॉक्स ए 1 से आने का, तो इसको नुमरेटर में रखेंगे रिक्वायर प्रोबेबिलिटी, तो 1/2 इंटू 20/30 अपॉन 1/2 इंटू 20/30 प्लस 1/2 इंटू 15/20। तो ये 1/2 10 कैंसिल हो गया आपका, तो ये आ रहा है 2/3 अपॉन 2/3 प्लस 3/4। अब इसको काउंट करो, तो ये आ जाएगा बच्चों 2/3 अपॉन ये हो जाएगा 8 और 9 17 अपॉन 12। तो ये आपका आएगा, इसको आराम से लिखना पड़ेगा 2/3 अपॉन 12/17। तो ये आ गया 4 8/17। लेकिन ये ध्यान रखना कि बॉक्स फर्स्ट कह रहा है तो इसको हमने नुमरेटर में रखा है, बॉक्स 2 कहता है तो सेकंड को नुमरेटर में रखते हैं। लेकिन ये टर्म ध्यान रखना, यहाँ 30 है, यहाँ 20 है, क्योंकि पहले बॉक्स में आपके 30 कार्ड्स हैं जिसमें आपके 10 प्राइम हैं। 10 प्राइम मतलब वो नंबर्स जो 1 या खुद से डिविजिबल हों, और आपके 20 आपके कंपोजिट या नॉन प्राइम नंबर्स हैं। और ये 1 को नॉन प्राइम नंबर्स कहना सही रहेगा। और दूसरे सेट में क्या है, 5 प्राइम नंबर्स हैं। इस प्राइम नंबर्स की काउंटिंग के थ्रू हम लोग इसका आंसर कर सकते हैं। अब देखो ये कहोगे कि अब हमारा 31 से 50 तक प्राइम नंबर ही काउंट नहीं करने आता है, तो फिर तो ये क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा ना बच्चों। बस ध्यान रखना है इसको, है ना। जैसे मैंने बेस थ्योरम का क्वेश्चन कराया, अगर कहता है कि नंबर ऑन द कार्ड्स इज नॉन प्राइम, तो केवल ये लिख के छोड़ देते। अब कह रहा है गिवन है कि नंबर ऑन द कार्ड इज नॉन प्राइम, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स 1, तो बेस थ्योरम लग गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स 2, तभी भी बेस थ्योरम लगाते। बस यही है इसमें। अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं बच्चों, तो रैंडम वेरिएबल बेसिकली एक रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं जिसका डोमेन आपका सैम्पल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है ना। एक प्रकार से ये फंक्शंस ही होते हैं, बस फंक्शन का डोमेन और रेंज होता है। तो यहाँ पे जो फंक्शन का डोमेन है वो अपना रियल नंबर का जो आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसका आउटकम्स है, जिसे सैम्पल स्पेस कहते हैं। ए रैंडम वेरिएबल इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन हुज डोमेन इज सैम्पल स्पेस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो वो ज़्यादा समझ में आएगा। तो लेट ए कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स। तो इसका अगर आप सैम्पल स्पेस लिखोगे तो आप लिखोगे HH, HT, TH और TT, है ना। HH, HT, TH और TT। अब आप क्या करोगे, इसमें HH, HT, TH और TT लिखा आपने। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, अब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि x एक रैंडम वेरिएबल है, नंबर ऑफ हेड ऑब्टेन्ड, नंबर ऑफ हेड ऑब्टेन्ड। तो आप क्या करोगे इसमें, अगर HH के करस्पॉन्डिंग कितने हेड हैं तो आप कहोगे 2 हेड हैं। HT या TH के करस्पॉन्डिंग कितने हेड हैं तो आप कहोगे 1 हेड हैं। और TT के करस्पॉन्डिंग कितने हेड हैं तो आपके 0 हेड हैं। तो आप ध्यान से देखो, तो अगर इसको हम मैप करें तो ये अपना x सैम्पल स्पेस S है, और यहाँ रियल वैल्यूड फंक्शन R, जिसमें 0 1 2 लिखेंगे, कोई भी लिख सकते हैं, 2 1 0 उल्टा ऑर्डर में। और यहाँ HH, HT, TH और TT लिख रहे हैं। तो HH के करस्पॉन्डिंग 2 हेड हैं, HT और TH के करस्पॉन्डिंग 1 हेड, और TT के करस्पॉन्डिंग 0 हेड, और इसी को कह रहे हैं फंक्शन। तो ये फंक्शन की क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि पहले सेट के सभी एलिमेंट की यूनिक इमेजेज हैं। फंक्शन में यही होता है कि ए रिलेशन इज सेड टू बी फंक्शन इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ यूनिक इमेज इन बी। तो आप कह सकते हो कि ये है। अब इसका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब कैसे लिखेंगे, तो x की वैल्यूज़ और उसके करस्पॉन्डिंग ये प्रोबेबिलिटीज़ लिख देते हैं।
जैसे देखिए ये x की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ क्या क्या हैं, तो 0 1 2 हैं, और उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, तो 0 मतलब टी के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 1/4, यहाँ 1/2 और यहाँ 1/4। आप चाहो तो इसको 2/4 लिख दो ताकि एक सिमेट्री मेंटेन रहे। इसमें ये बात होती है बच्चों कि इन तीनों प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 आता है और सभी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती हैं। और जैसे मैंने x डिफाइन किया है वैसे आप नंबर ऑफ टेल ऑफ 10 लिख सकते हो, नंबर ऑफ हेड ऑफ 10 + 2, नंबर ऑफ टेल ऑफ 10 + 2, नंबर ऑफ हेड ऑफ 10 माइनस नंबर ऑफ टेल ऑफ 10। तो अलग अलग तरह के आप कह सकते हो कि हम अलग अलग तरीके से हम रैंडम वेरिएबल डिफ़ाइन कर सकते हैं, मतलब रैंडम वेरिएबल मतलब फंक्शन डिफ़ाइन कर सकते हैं। वैसे भी दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर इसमें m एलिमेंट्स हैं, इसमें n एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ फंक्शन होता है n की पावर m। तो यहाँ पे तो इन्फाइनाइटली मेनी पॉसिबिलिटीज़ हैं एक रैंडम वेरिएबल को डिफ़ाइन करने का, क्योंकि आप बहुत सारे वेरिएबल रियल वैल्यूड, और यहाँ रियल वैल्यूड होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड या नॉन रियल वैल्यूड नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान रखना है कि इसमें आप जितने तरीके से डिफ़ाइन कर लोगे उतने तरीके का होगा। तो इन जनरल हमारा यहाँ पे x1 x2 x3 रहेगा, यहाँ पे p1 p2 p3 रहेगा, और उसी का हमें मीन निकालना है, वेरिएंस निकालना है। मीन और वेरिएंस के फॉर्मूले ऑलरेडी हम लोग पढ़ रखे हैं, तो यही हम लोगों को अगले पॉइंट में पढ़ना है। तो रैंडम वेरिएबल क्या हमने बताया, तो रैंडम वेरिएबल कहोगे कि सर एक ऐसा फंक्शन है जिसका जो डोमेन है वो सैम्पल स्पेस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है, लेफ्ट साइड वाला, और इसका कोडोमेन क्या है या रेंज क्या है, तो रियल वैल्यूड, रियल नंबर्स। फिर दूसरा क्या है, कैसे डिफ़ाइन करोगे, तो कहोगे कि सर सैम्पल स्पेस डिफ़ाइन रहेगा तो इस पर हम कोई भी फंक्शन रियल वैल्यू से रिलेटेड डिफ़ाइन कर सकते हैं, और सैम्पल स्पेस का हर पॉइंट किसी न किसी वैल्यू से मैप होगा। मतलब ये देखा जाए तो आपका मेनी वन फंक्शन है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, अलग अलग तरीके से इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अगर हमें इन जनरल अगर देखना हो कि रियल क्या कहते हैं उसको, आपका रैंडम वेरिएबल का टेबल दिखेगा कैसे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। एकदम फिक्स सेट है बच्चों कि यही रहेगा, और इसी तरह से आपको सोचना है। जैसे आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, तो आप इस तरह से लिखते हो इसको। जैसे ये मान लीजिए ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये x है, उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं x1 x2 x3 से लेकर xn तक, और ये उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ हैं p1 p2 p3 से लेकर pn तक। बस आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ हम लिख रहे हैं वह 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, और सभी प्रोबेबिलिटीज़ का सम आपका जो है वो 1 आना चाहिए। अगला होता है इसमें हेडिंग, जो आपसे पूछा जाता है मीन और एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो इसका डायरेक्टली आपको फॉर्मूला लिखवा देते हैं, वैसे प्रूफ अपने सिलेबस में नहीं है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स या मीन वैल्यू ऑफ एक्स को लिखते हैं, आप केवल ऐसे लिख दीजिए समेसन ऑफ पी आई एक्स आई होल डिवाइडेड बाई समेसन पी आई, फ्रीक्वेंसी की तरह पी आई है तो नीचे वाला डिनोमिनेटर 1 है, तो ये समेसन ऑफ पी आई एक्स आई। ओके, और वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, ध्यान रखना कि जब हमारा टेबल बना रहेगा तभी ये सब लिख पाएंगे। तो वेरिएंस होता है बच्चों, वो होता है सिग्मा का स्क्वायर, जहाँ सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन, तो पी आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन समेसन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ पी आई। और ये जब ओपन करते हो तो ये आता है पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर, मतलब मीन तो आपको निकालना ही पड़ेगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन तो ये बेसिकली होता है बच्चों सिग्मा विच इज़ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, है ना। इसको हम लोग वेरिएंस ऑफ एक्स भी लिखते हैं। तो ये है मीन और एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब जैसे यहाँ पे कह सकते हो कि जैसे मान लीजिए ये 3 के लिए अगर लिखना होता, ये 3 के लिए, तो हम लोग मीन की वैल्यू लिख देते x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3, और वेरिएंस का फॉर्मूला लिखते आप x1 स्क्वायर करिए p1 करिए, x2 स्क्वायर करिए p2 करिए, x3 स्क्वायर करिए p3 करिए,
माइनस मीन का स्क्वायर कर दीजिए। तो मीन आप पहले पार्ट में निकाला ही है, स्पेशली 3 के लिए हमने लिखा है फर्स्ट 3, इफ फर्स्ट 3 ऐसे अगर रहता तो इस तरह से लिख देते। तो वो याद करना सिंपल होता है, बस आप क्या करना 3 की जगह पे n के लिए एक्सटेंड कर देना। तो ये आपको दिखेगा, इसमें सभी वैल्यूज़ देखो, कभी कभी क्या होता है इसमें k लगा देता है और कहता है k निकालो, तो सबका सम 1 कर देंगे, या x लगा के क्वेश्चन पूछता है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों। तो ये क्वेश्चन जेईई मेन में यही प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है कि आप इन सब का सम 1 करेंगे, क्वाड्रेटिक बनेगी तो आप वो वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे जिससे सभी वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो, उससे आपको मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल जाएगी या वेरिएंस मिल जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक और है जिसका नाम है बर्नौली ट्रायल्स एंड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो लिखिए, ये पहले स्नैपशॉट चाहें तो ले सकते हैं और लिखिए अगला पॉइंट। देखो बच्चों, अगला होता है बर्नौली ट्रायल्स एंड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस। जैसे इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आपके हाथ में एक कॉइन है और उसको आप 5 बार टॉस करते हैं, तो हर टॉस का 2 ही आउटकम्स आएगा, एक को हेड एक को टेल बोल सकते हैं। आप किसी को भी सक्सेस किसी को भी फेल्योर मान सकते हैं। पहली बार टॉस कर रहे हैं, दूसरी बार टॉस कर रहे हैं, वो आपस में इंडिपेंडेंट है, 5वीं बार करेंगे वो भी आपस में इंडिपेंडेंट है। और हर टॉस आपस में इंडिपेंडेंट होने के साथ हर टॉस के 2 आउटकम्स हैं, और टॉस आपस में इंडिपेंडेंट होने के कारण जो 2 आउटकम्स हैं उनका प्रोबेबिलिटी का सम कितना है, 1 है। तो किसी भी बायनोमियल ट्रायल्स को हम लोग बर्नौली ट्रायल्स कहेंगे। इसके लिए 4 कंडीशंस होनी चाहिए। देयर शुड बी फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स। जैसे हम 4-5 बार कहें ना आपको टॉस करने के लिए, तो 5 क्या है, फाइनाइट नंबर है। जो हर ट्रायल्स है उसका 2 ही आउटकम्स आएगा, सक्सेस और फेल्योर। तीसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल्स, हमेशा सेम आएगा। वहीं हमने लिखा है देयर शुड बी फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स, द ट्रायल्स शुड बी इंडिपेंडेंट। मतलब पहली बार हम क्या टॉस करते हैं, दूसरी बार क्या टॉस करते हैं, आपस में चीज़ें क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं। फिर ईच ट्रायल्स हैज ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स, सक्सेस एंड फेल्योर। हर ट्रायल्स के 2 ही आउटकम्स होंगे, या तो सक्सेस या तो फेल्योर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल्स इज सेम। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल्स मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी हर टॉस में क्या आएगी, सेम आएगी। तो ये जब चारों कंडीशंस होती हैं ना, तो उसी वहीं पे हम लोग लगाते हैं बायनोमियल का फॉर्मूला। बायनोमियल का फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट के केवल 2 ही आउटकम्स हैं, सक्सेस और फेल्योर, वो मैंने लिख रखा है। इफ़ एन एक्सपेरिमेंट हैज़ ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स, सक्सेस एंड फेल्योर। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी अगर स्मॉल p और फेल्योर की प्रोबेबिलिटी q है तो p + q1 हो जाएगा, क्योंकि 2 ही आउटकम्स हैं। अगर इस एक्सपेरिमेंट को हमने n टाइम्स परफॉर्म कर दिया तो r टाइम्स एग्जैक्टली r सक्सेस लाने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n में से कोई भी r सक्सेस सेलेक्ट कर लेंगे, p की पावर r, और ऑब्वियसली n - r क्या होगा, फेल्योर होगा। तो NCR p की पावर r, q की पावर n - r। और ध्यान रखना बच्चों, बायनोमियल का जो मीन होता है उसकी वैल्यू होती है NP, और इसका जो वेरिएंस होता है जिसको सिग्मा स्क्वायर कह रहे थे वो NPQ होता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, जिसको स्क्वायर रूट ऑफ NPQ लिखा जा सकता है। और आपका एक और पॉइंट है कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग n, p से डिनोट करते हैं। n, p मतलब n नंबर ऑफ ट्रायल्स है और p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। तो q कैसे निकालोगे, 1 - q करके, और उसके बाद आप आंसर लिख लेंगे। तो ये हमने अभी तक बताया है कि इसको आप टॉस से रिलेट कर लेना कि हर टॉस मतलब 5 बार टॉस किया, हर टॉस आपस में इंडिपेंडेंट है, हर टॉस के 2 ही आउटकम्स हैं, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी हर टॉस में क्या है, सेम आएगी। तो अगर ये 4 इंडिपेंडेंट वाला मेन लॉजिक है, अगर चीज़ें डिपेंडेंट हो गई तो बर्नौली में आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ n में से कोई भी r लेते हैं। अगर डिपेंडेंट हो गया तो n में से कोई भी r नहीं ले पाएंगे, फिर इंडिपेंडेंट रहेगा तभी तो सिलेक्ट कर पाएंगे। तो यही है, इफ़ एन एक्सपेरिमेंट हैज ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स, सक्सेस एंड फेल्योर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज p, फेल्योर इज q, p + q is 1. If experiment is performed n times, then probability of getting exactly r success is x = r, p की पावर NCR, p की पावर r, q की पावर n - r। NCR वही कंप्यूटोरियल कोफिशिएंट्स हैं, और इसका मीन निकालना होता है NP, वेरिएंस निकालना होता है NPQ, स्टैंडर्ड निकालना होता है स्टैंडर्ड डेविएशन तो स्क्वायर रूट ऑफ NPQ, और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग b ब्रैकेट में n, p लिखते हैं। तो थ्योरी पार्ट में बस इतना ही होता है। एक बार रिकॉल करा देते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैम्पल स्पेस, सैम्पल पॉइंट, इवेंट, टाइप्स ऑफ इवेंट में एलिमेंट्री इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स,
कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इवेंट्स, आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स ये सब आगे। उसके बाद आपका एक्जियोमेट्रिक अप्रोच फॉर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, फिर आपके कुछ बेसिक क्वेश्चन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन रूल, इंडिपेंडेंट इवेंट, बेज थ्योरम के बाद आपका रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन एंड इस वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, फिर बर्नौली ट्रायल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इतने से ही आपका क्वेश्चंस आएगा और बाकी सिंपल काउंटिंग वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं। तो रिलेटिवली पीएनसी के कंपैरिजन में प्रोबेबिलिटी इजी होता है हमेशा, क्योंकि यहाँ रेशियो लेते हैं और रेशियो से बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। तो ये हमने टॉपिक थ्योरी पार्ट कवर कर दिया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस भी करनी है बच्चों। तो लिखिए अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख रखा है, द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स वन हैज़ टू बी टॉस ए फेयर कॉइन सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग एट लीस्ट वन हेड इज एट लीस्ट 90% इज गिवन बाई। फेयर कॉइन है तो मान लेते हैं n नंबर्स हैं, तो यहाँ पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/2 है और वहीं टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी है। बेसिकली क्या है ना कि आप n नंबर मानोगे तो जो हेड सक्सेस रिस्पॉन्स आएगा वो आपका 0, 1, 2 इस तरह से आएगा n तक, और यहाँ पे आप उसकी प्रोबेबिलिटीज़ लिखोगे तो आपको ये वैल्यूज़ दिया हुआ है, एट लीस्ट ऑब्जर्विंग एट लीस्ट वन इज़ एट लीस्ट 90%, मतलब मिनिमम एक आए उसकी 90% प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी दैट x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1, तो आप कहोगे सर 1 में से प्रोबेबिलिटी x का रिस्पॉन्डिंग से 0 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो NC0 p की पावर 0 q की पावर n, तो ये हो गया 1 माइनस q की पावर n, मतलब 1 माइनस 1/2 की पावर n। और ये जो नंबर्स हैं p एट लीस्ट 1, ये हमेशा 90% से एटलीस्ट मतलब मिनिमम, तो इसका मतलब 1 माइनस 2 की पावर n 1/9/10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/10 इज़ ग्रेटर दैन 2 की पावर n, तो 2 की पावर n इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 10, तो n की मिनिमम n की जो वैल्यूज़ आएंगी वो आएगी 4, 5, 6, तो आपकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो हेंस n की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बच्चों एक बात ध्यान रखना, कभी कभी मिनिमम, जैसे मैं कहा ना कि ये 1 से हम लोग किए, जेई में क्या करता है 2 से ऑनवर्ड्स पूछता है, जैसे इस बार 2020 में 3 ऑनवर्ड्स पूछ लिया था, तो 3 ऑनवर्ड्स में x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ हैं 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये ध्यान रखना, जेई में पूछता कहाँ से कहाँ तक है। एट मोस्ट कहेगा तो यहाँ जाके ब्लॉकिंग करेंगे, एट मीन कहेगा तो यहाँ से, जैसे ये एट लीस्ट 1 कह रहा है तो 1 से लेकर n तक आप वैल्यूज निकाल रहे हैं, और वो जो प्रोबेबिलिटीज़ आ रही है उसको 90% से ज़्यादा कर रहे हैं, ये समझिएगा। ये निकालना चाहते हो तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये टोटल का सम होता है 1, तो इसमें से ये x इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी हटा दो, इसका सम ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 1 माइनस 1/2 की पावर n, और 1 माइनस 1/2 की पावर n को 90% से ज़्यादा कर दीजिए। 90% मतलब 90/100, 9/10, ये इक्वल नहीं है, आप ये ग्रेटर दैन और इक्वल करना, तो ये इधर आएगा तो 1/10 और ये इधर जाएगा तो 2 की पावर n, सब पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ 1 की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 10 सेटिस्फाई नहीं करेगा, n की मिनिमम वैल्यू 1, 2, 3 ये सब सेटिस्फाई तो कर नहीं रही हैं, तो कहाँ से कर रहा है 4 से, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 4 हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। तो बच्चों ये प्रोबेबिलिटी का स्कोप है। अब इसमें आप क्या करिएगा, जैसे आप कह सकते हैं कि सर आपने एक ही क्वेश्चन कराया है, तो सर और भी क्वेश्चंस कराएंगे। मैं चाहता हूं कि एक बार बेसिक, आप ही लोगों ने सजेस्ट किया था कि एक क्लास लीजिए जिसमें बेसिक थ्योरी करिए और दूसरा प्रॉब्लम सीट लीजिए जिसको लाइव डिस्कशन कर दीजिए। तो जल्दी ही मिलते हैं बच्चों, और एकदम मन लगा के पढ़िए। हम कितना भी कर लें, जब तक आप अपनी तरफ से एफर्ट नहीं लगाओगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा बच्चों, ये भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि हम ही तैयारी करके जा रहे हैं और हम तो अपना बेस्ट देंगे ही, हम अपना कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट दें, लेकिन आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी अपना बेस्ट दीजिए, क्योंकि हम अगर केवल बेस्ट देंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। हम मान लीजिए पढ़ा भी देंगे ये सब और यहीं आ गया तो नहीं कर पाओगे, तो इसकी इसमें जिम्मेदारी किसकी है? ये तो कहोगे नहीं कि विवेक सर ने नहीं बताया था, है ना। तो जल्दी ही मिलते हैं। हैव ए ग्रेट डे।